ओके, तो देखो आज बेसिकली एक तो हम लोग को न्यूटन्स लॉ के बारे में, तो एक बार तो मैं बस बेसिक बताऊंगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता क्या है ना, ये सिर्फ तुम्हें याद याद रखना है। ऐसा कोई तुम्हें इसके स्टेटमेंट्स बस तुम्हें समझने हैं, है ना। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी will continue to be at rest or at constant velocity unless acted upon by a net force। इसका मतलब यह है कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तभी इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। अगर आप इस पे फोर्स नहीं लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, है ना। तो अगर एक कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और आप उस पे फोर्स लगाओगे तभी उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, है ना। उसी तरीके से मान लो कि कोई बॉडी है, मान लो वो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, पर आपने अगर उस पर फोर्स नहीं लगाया, तो अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ना उसकी वेलोसिटी घटेगी। उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि चाहे तुम्हें वेलोसिटी बढ़ानी हो या तुम्हें वेलोसिटी घटानी हो, इन दोनों केस में आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा देते। पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा देता। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी बढ़ानी है या तुम्हें वेलोसिटी घटानी है, इन दोनों केस में आपको क्या लगाने पड़ते हैं, इन दोनों केस में आपको लगाना पड़ता है फोर्स, है ना। जैसे मान लो कि ये एक डायग्राम है, तुम यहाँ पे ध्यान से देखो। तो इस केस में हो क्या रहा है, देखो ये कार पहले आगे आई, कार टकराई तो दीवार ने कार पे फोर्स लगाया। ये कार जब आगे आई तो दीवार ने कार पे फोर्स लगाया, लेकिन इस बंदे पे तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो बंदे पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो बंदा क्या कर गया, बंदा आगे चला गया। कार तो रुक गई क्योंकि कार पे दीवार ने क्या किया था, फोर्स लगाया था। पर इस बंदे पे तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो ये बंदा क्या किया, बंदा इस तरीके से आगे चला गया। तो इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा देते। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगा देता। तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना है तो उस बॉडी पे क्या लगाना पड़ता है, किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो उस बॉडी पे क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो वापस ध्यान से सुनना, फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी until and unless acted upon by an external force। तो अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी वो बॉडी की वेलोसिटी चेंज करेगी, वरना वो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। और एक चीज याद रखना कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया डिपेंड करता है उसके मास पे। तो किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा इनर्शिया होगा। फिर हम आते हैं हाँ इस क्वेश्चन में। जैसे ना, अगर मान लो कि ये कोई प्लेन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर मान लो ये कोई प्लेन है और ये प्लेन इस तरीके से आगे आ रहा है और मान लो कि मैंने इस प्लेन से कोई पार्टिकल रिलीज किया, तो आपको बताना है कि वो पार्टिकल इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, कि इस तरीके से नीचे आएगा। देखो आपने वो पार्टिकल प्लेन से रिलीज किया था और प्लेन आगे जा रहा था, और वो पार्टिकल भी पहले कहां पे था, प्लेन के अंदर ही था। तो वो पार्टिकल भी पहले कहां जा रहा था, आगे ही जा रहा था। जैसे ही आपने रिलीज किया तो ग्रेविटी के कारण तो वो नीचे आएगा, लेकिन पहले से ही उसकी वेलोसिटी कहां है, आगे की तरफ। तो उसका मोशन कैसा होगा, उस पार्टिकल का मोशन इसके जैसा होगा। जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना, तो उसका मोशन कैसा होगा, आपका सी जैसा होगा। क्योंकि ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि तुम किसी बस में हो और इस बस में एक खिड़की है और ये बस आगे की तरफ जा रही है। अगर आप खिड़की से कोई भी चीज रिलीज करोगे तो पहले वो चीज आपके हाथ में थी, आपका हाथ आपके पास था, आप बस के अंदर थे और बस आगे जा रही है। बस अगर आगे जा रही है तो ये बंदा भी आगे जा रहा है, ये बंदा आगे जा रहा है तो इसका हाथ भी आगे जा रहा है, इसका हाथ आगे जा रहा है तो इसके हाथ में जो सामान है वो भी आगे जा रहा है। तो अगर तुम इस सामान को रिलीज करोगे तो सामान एक तो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी के कारण, और पहले वो कहां जा रहा था, आगे। तो बेसिकली उसका मोशन भी कैसा होगा, उसका मोशन भी इस तरीके से होगा। तो ये सारे मोशन क्यों होते हैं, आपके इनर्शिया के कारण, है ना। और फिर आते हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू, ये हमने डेराइव कर लिया है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।
ये वाली इक्वेशन मैंने तुम्हें डिराइव करा दी है, तुम चाहो तो इसको वापस अपनी कॉपी में लिख लो कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और पी की जगह अगर तुम मास इंटू वेलोसिटी लिखोगे ना एम वी, तो एम तो कांस्टेंट है और जो भी कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से अलग हो जाता है, तो एम इंटू डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी क्या होता है एक्सलेरेशन, तो आपका फोर्स क्या आएगा मास इंटू एक्सलेरेशन, और याद रखना ये कौन सा फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, ये आपका कौन सा लॉ है, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हिंदी में अगर बोलूं तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी है तो और वो खड़ी है तो वो तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगा देता, अगर कोई बॉडी चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो तब तक 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी जब तक कोई उसमें फोर्स नहीं लगा देता, आप फोर्स लगाओगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज करेगी वरना नहीं करेगी। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर आपने फोर्स लगाया तो आपकी वेलोसिटी कितना चेंज करेगी, मतलब अपन क्या निकालेंगे एक्सलेरेशन, सो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो नेट फोर्स अपन क्या आता है डीपी बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा मास इनटू एक्सलेरेशन। अपन ने इसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं और हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन भी कर ली है ना। तो अब सब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से समझना, और लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो कंजर्वेशन, सब अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब अब ध्यान से देखना। तो आपका एफ क्या होता है, एफ आपका होता है डीपी बाई डी टी, और ये एफ क्या होता है, ये नेट फोर्स, याद रखना इस एफ का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बॉडी पे बाहर से कितने फोर्स लग रहे हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को अपन क्या लिखते हैं डीपी बाई डी टी, और मैं बोलता हूं कि सपोज करो कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है, सपोज करो कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, तो एफ नेट अगर जीरो है तो डीपी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा जीरो, और आप मुझे बताओ किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो चीज क्या होती है कांस्टेंट होती है, मैंने याद है मैं तो बताया अगर y इक्वल टू 2 है तो आप मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा जीरो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है जीरो, इसका मतलब p क्या है आपका कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब है ना उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा और ना उसका लीनियर मोमेंटम घटेगा, उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखो अपनी कॉपी में अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ net external force, according to conservation of linear momentum, if net external force on a system is zero, अगर मान लो किसी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू जीरो है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, तो ना तो उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा ना उसका लीनियर मोमेंटम घटेगा। अगर आपको लीनियर मोमेंटम चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, पर अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, अगर आपका नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। लिख लो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉमा if net external force on a system is zero then its linear momentum will remain constant, मतलब ना तो उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा और ना उसका लीनियर मोमेंटम घटेगा। फिर इसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, आप लिखो अपनी कॉपी में एफ नेट इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और फिर आप लिखो सपोज एफ नेट जीरो, मतलब सपोज करो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपका डीपी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा जीरो, और डीपी बाई डी टी जीरो होने का मतलब है किस चीज का डिफरेंशियल जीरो होता है, जो चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कोई डाउट है अब तक तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखो। सपोज करो
कि ये आपके पास एक मास पड़ा हुआ है, ये मास पड़ा हुआ है, मतलब अभी इसका कोई मोशन नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसका अगर मैं इनिशियल मोमेंटम रखूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। मान लो थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं तो ये मास जो है इसके 3 टुकड़े हो गए। इस मास के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं तो ये मास अपने आप फट गया। ये मास क्या हो गया, ये मास अपने आप फट गया। और इसका एक पार्ट है, मान लो ये वाला पार्ट का मास m/3 है, मान लो ये वाला पार्ट आगे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v1 से, ये नीचे वाला मास m/3 है, मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v2 से। तो आपको बताना है कि ये जो तीसरा वाला पार्ट है इसका मास भी m/3 होगा, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आपको क्या बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब सब ध्यान से सुनना, ये मास पहले पड़ा था तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होता है, mv। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब हम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। कैसे निकालोगे, इसका एक पार्ट है m/3, वो उधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v1 से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, m/3 v1 i कैप, क्योंकि इधर की तरफ i कैप। एक पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v2 से, इसका मोमेंटम मैं क्या लिख सकता हूं, m/3 v2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, क्योंकि ये कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। और तीसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन मास तो पता है, तो आप लिखो प्लस m/3 और खाली लिखो v, क्योंकि डायरेक्शन तो पता ही नहीं है। लेकिन यहां पे आपका नेट फोर्स तो 0 है। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि बाहर से किसी ने फोर्स लगाया, मैंने ये बोला कि एक मास पड़ा था और उसके 3 टुकड़े हो गए। मान लो कि ये कोई बम है और ये फट गया, तो इसका एक पार्ट तो इधर जा रहा है, एक पार्ट नीचे जा रहा है, बताओ तीसरा वाला पार्ट कहां जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दो। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनल मोमेंटम में ध्यान से देखो m/3 तो कॉमन आ जाएगा। एक वेलोसिटी कितनी आएगी, v1 i कैप, एक वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी माइनस v2 j कैप, और तीसरी आपको निकालनी है, तो इसको उधर भेजो और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या रखना है, आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर रखना है। क्योंकि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, है ना। तो वापस एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, उसको तुम लोग ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास ये एक मास है, ये मास आपको दे रखा है m, और शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इसकी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू। लेकिन शुरुआत में तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। और मैं बोलूं कि थोड़ी देर के बाद मैंने जब इसको देखा तो इसके दो पार्ट हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो बड़ा पार्ट था, मान लो इसका मास है 3m/4 और जो छोटा है उसका मास है m/4। और मैंने देखा कि ये इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप सब ध्यान से देखना। तो आपका इनिशियल मोमेंटम तो कितना है, 0, ये आ गया पी आई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इसके दो पार्ट हो गए, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, ये अपने आप फट गया। तो अब अपन क्या लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, देखो ये मास कितना है 3m/4, इसकी वेलोसिटी 20, तो मैं लिखूंगा 3m/4 इंटू 20 आई कैप, क्योंकि ये कहां जा रहा है, उधर की तरफ। पीछे वाला मास कहां जा रहा है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या लिखता हूं, प्लस मास और वेलोसिटी कितनी लिखता हूं, ऐसे वी वेक्टर लिखता हूं। लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, तो जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो इन दोनों को बराबर रखो तो देखो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0 इक्वल टू, ये किससे जाएगा, 5 से। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15m आई कैप, और प्लस आ जाएगा m/4 और वेलोसिटी v। इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस m/4v, और ये कितना आ जाएगा 15m आई कैप। तो आपका m से m गया, इस 4 को उधर भेजो तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगी -60 आई कैप। ये आएगा तुम्हारा आंसर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो, कि तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो कि सर इसमें ये डाउट है। आपको करना क्या है, अगर किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तो जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उससे ही चलेगी। कब तक,
जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं लगा दो। आप फोर्स लगाओगे तो आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करेगी। दूसरा लॉ किसके बारे में? दूसरा लॉ ये बोलता है कि भैया अगर आपने फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए। और दूसरे लॉ से आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है। तो ये लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो जितना मोमेंटम बाद में था, पहले था, बाद में भी उतना ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये एक मास है 2m, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक मास है m, ये इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से देखो, पीछे वाला मास तेज है, आगे वाला मास धीरे जा रहा है, तो दोनों कंबाइन कर जाएंगे। और मान लो कि ये दोनों कंबाइन कर गए तो इनका मास हो गया 3m। अब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप इनिशियल मोमेंटम निकालो। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब देखो, ये 2m किससे जा रहा है, 10 से, तो आप लिखो मास कितना है 2m, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2m इंटू 10 आई कैप, प्लस दूसरा मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है 5, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास और वेलोसिटी कितनी है 5 आई कैप। सॉल्व करो कितना आएगा, यह आ जाएगा 20m आई कैप प्लस 5m आई कैप। सॉल्व करो कितना आएगा, यह आ जाएगा 25m आई कैप। अब अपन फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, देखो इसका मास 3m, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो 3m और वेलोसिटी की जगह v लिख दो, ठीक है। लेकिन ये इससे टकराया और दोनों एक हो गए, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया, इसने इस पे लगाया होगा, इसने इस पे लगाया होगा, बाहर से आके किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। तो पहले कितना मोमेंटम था 25m आई कैप, बाद में कितना मोमेंटम है 3mv, तो m से m गया, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 25/3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। कौन से? अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मान लो कि ये कोई नाव है, इस नाव का मास है m, और इस नाव के साइड में एक बंदा खड़ा है, इस बंदे का मास है छोटा है। शुरुआत में ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी था, मतलब ये नाव भी स्टेशनरी थी, बंदा भी स्टेशनरी था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने नदी में छलांग लगा दी। ये बंदे ने क्या किया, ये बंदा पानी में कूद गया और इसने आगे की तरफ छलांग लगाई, वेलोसिटी 20 है, इसका मास था m। तो आपको बताना है कि नाव की वेलोसिटी कितनी होगी। सब ट्राई करो कितना आएगा। नहीं हिमांग, अगर कोई किसी बॉडी का एक्सलेरेशन है तो फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं होता है। अगर किसी बॉडी का एक्सलेरेशन है मतलब उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है। अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी का क्या होगा, एक्सलेरेशन। तो अगर किसी बॉडी का एक्सलेरेशन है मतलब उस बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फर्स्ट लॉ यही तो बोलता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सलेरेशन होगा। सोचो, आप पे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखो, आप पे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखो, और दोनों को बराबर कर दो। क्योंकि बंदा नाव से कूदा, बाहर से तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। बंदा जब नाव से कूदा होगा तो बंदे ने नाव पे लगाया होगा, नाव ने बंदे पे लगाया होगा, बाहर से तो कोई नहीं आया फोर्स लगाने। तो जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो चेक करो पहले कितना था। पहले नाव भी खड़ी थी, पहले बंदा भी खड़ा था। तो पहले आपकी नाव भी खड़ी थी तो नाव का मोमेंटम कितना होगा, m इंटू जीरो। और बंदा भी खड़ा था तो बंदा का मोमेंटम भी m इंटू जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना आया, जीरो। क्योंकि जब कोई चीज खड़ी होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। अब फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। तो आपका जो बंदा है उसने आगे की तरफ छलांग लगाई, वेलोसिटी v से, तो आप लिखेंगे m v आई कैप। अपने को पता करना है कि इस नाव की वेलोसिटी कितनी होगी। आप ये मत सोचो कि सर नाव पीछे जाएगी, मत सोचो। आप इसकी वेलोसिटी कितनी ले लो, v डैश। तो इस नाव का मोमेंटम लिखो m, और वेलोसिटी कितनी है v डैश। लेकिन इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो बराबर होगा, तो जीरो इक्वल टू एम वी आई कैप प्लस एम वी डैश। तो उसको उधर भेजो, तो एम वी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एम वी आई कैप। तो वी डैश कितना आ जाएगा, माइनस एम वी अपॉन एम आई कैप। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी।
और कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछो। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो, किस में तुम्हें डाउट आ रहा है। कोई डाउट है सर इसमें? जब बंदा कूदेगा तो उसको जे में नहीं लेंगे अपन? क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना सर बंदा जब, आगे की तरफ कूद रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी अच्छा आगे की ओके। तरफ दे रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी का मास है m, और ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और ये गाड़ी आगे जा रही है, वेलोसिटी v से। और हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद इस गाड़ी पे एक बंदा आके कूद के बैठ गया। इस बंदे का मास है m, बंदा ऊपर से आया और कूद के बैठ गया। ठीक है, शुरू में एक गाड़ी है जो आगे की तरफ जा रही है वेलोसिटी v से, और मान लो कि यहाँ ऊपर रास्ते में कोई पेड़ आया होगा, और उस पेड़ पे मान लो कोई बंदा बैठा होगा, वो बंदा इस बस पे कूद गया, बंदे का मास से छोटा है, और बंदा कूद के बैठ गया, बंदे की कोई वेलोसिटी नहीं थी, बंदा कूद के बैठ गया। तो अब आपको बताना है कि फाइनली इस बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एज्यूम करो कि एक बस है आगे जा रही है वेलोसिटी v से, बस का मास है बड़ा m, तो रास्ते में एक पेड़ आया, पेड़ के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था, जैसे ही बस आई वो बस पे कूद के बैठ गया, उसने बस पे आके बैठ गया। तो अब आपको बताना है कि इस बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब इस बस के ऊपर एक बंदा भी बैठा हुआ है। और दिमाग लगाना, बस की वेलोसिटी अगर वी डैश है तो बंदा कहां पे बैठा हुआ है, बस के ऊपर, तो बंदे की भी कितनी होगी, वी डैश ही होगी। सॉल्व करो कितना आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग, चेक करो आपका इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, और लिखो अपनी कॉपी में फाइनल मोमेंटम कितना आएगा। बाहर से तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, बंदा आके बस पे कूदा, तो बंदा जब बस पे कूदा होगा तो बंदे ने बस पे लगाया, बस ने बंदे पे लगाया, एक दूसरे पे लगाया, बाहर से तो कोई नहीं आया फोर्स लगाने। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा लिखो, और फाइनल कितना होगा लिखो। तो इनिशियल बस का मास तो m है, और बस की वेलोसिटी v है, और बस का जा रही है उधर की तरफ, तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना आ जाएगा, एम वी आई कैप। ये तो आ जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम। और अब फाइनल लिखो, फाइनल आपकी बस भी उधर जा रही है, और बस के ऊपर जो बंदा बैठा है वो भी उधर जा रहा है, तो बस का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी डैश आई कैप, और उस बंदे का कितना हो जाएगा, एम वी डैश आई कैप। क्यों? क्योंकि बंदा बस के ऊपर बैठा है, तो बस की जो वेलोसिटी होगी वही बंदे की होगी ना। अगर तुम किसी बस में जा रहे हो और बस जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो तुम तो बस के अंदर बैठे हो, तो बस के साथ साथ जा रहे हो, तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, आई कैप कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एम वी डैश प्लस एम वी डैश। आप इन दोनों को बराबर करो, आपको वी डैश मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वी डैश भी कॉमन निकाल सकते हो, तो आ जाएगा एम प्लस एम। इन दोनों को बराबर करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और कोई डाउट है अब तक तो पूछो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगाते हैं। कोई डाउट है अब तक तो क्लियर कर लो। हर्ष कोई डाउट है, हेमांग कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब सब ध्यान से देखो। तो ये था तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो उस चीज का मोमेंटम चेंज करता है, लेकिन अगर मान लो आप किसी चीज पे फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो अगर आप फोर्स ही नहीं लगाओगे तो ना तो आपका मोमेंटम बढ़ेगा ना आपका मोमेंटम घटेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी का क्या चेंज करेगा, लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा। और अगर आपके फोर्स की वैल्यू 0 है तो आपका मोमेंटम क्या रहेगा, आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब ना तो आपका मोमेंटम बढ़ेगा और ना आपका मोमेंटम घटेगा, आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक बॉडी है, इसका मास है 4m, ये इधर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। नीचे एक बॉडी है जिसका मास है m, ये ऊपर की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो दोनों यहां पे कोलाइड करी, और कोलाइड करने के बाद दोनों शामिल हो गई, और इनका मास हो गया 5m।
तो आपको बताना है कि इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये आपका इनिशियल कंडीशन है, मतलब टकराने से पहले ये आपका इनिशियल कंडीशन है कि ये इधर आ रही है, ये ऊपर जा रही है, और फाइनली दोनों टकरा के एक हो गई। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। सब अपनी कॉपी में इनिशियल मोमेंटम लिखो कि इसका मोमेंटम कितना है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो शुरुआत में कितना मोमेंटम है और फाइनली कितना मोमेंटम है। तो 4m जा रहा है उधर, तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, 4m इंटू 20 आई कैप, क्योंकि ये कहां जा रहा है, उधर की तरफ। फिर 10 मीटर पर सेकंड से ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, प्लस मास और वेलोसिटी कितनी है, सेम, 10 जे कैप। इसकी वेलोसिटी जे कैप में है, इसकी वेलोसिटी आई कैप में है। तो आपका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 24 जा, ये आ जाएगा आपका 80 m आई कैप, और प्लस आ जाएगा आपका 100 m जे कैप। अब आप फाइनल मोमेंटम लिखो। तो फाइनल मोमेंटम में टोटल मास कितना है, सर 100 कैसे होगा, 10 मास 10 एम दे रखा है सिर्फ। ओके ओके, 1 सेकंड 10 ही है, 10 ही है, खाली m दे रखा है, 10m आएगा, 10m आएगा, खाली 10m आएगा, ठीक है हर्ष। और फाइनली इसका मास 5m है, पर वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अपने को पता ही नहीं कहा है, तो आई जे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 5mv। लेकिन ये इससे टकरा, दोनों टकरा के जुड़ गए, बाहर से तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में होगा। तो पहले कितना मोमेंटम था, 80m आई कैप प्लस 10n जे कैप, और बाद में कितना आ जाएगा, 5mv। तो m m m गया, और 5 को भी डिवाइड करो तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 16 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी। मतलब टकराने के बाद ये आगे की तरफ तो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर की तरफ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये इसका आंसर है। आपको डाउट है इसमें तो पूछो, इसमें कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन करने में कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, एक क्वेश्चन ये ट्राई करो। सपोज करो कि यहां पे एक मास है m, ये इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर एक मास है m, वो नीचे की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इधर एक मास है m, वो इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। यहां पे तीनों कोलाइड हो गए, यहां पे तीनों कोलाइड हो गए। आपको बताना है कि कोलाइड होने के बाद अगर मान लो ये तीनों मास जुड़ के 3m हो गया, तो आपको बताना है कि 3m की वेलोसिटी कितनी होगी। सब ट्राई करो, कितना आएगा इसका आंसर। देखो इन सारे क्वेश्चन में मैं इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाओगे तो फिर आपका मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। मोमेंटम सेम कब रहता है, जब फोर्स जीरो होता है ना। करो, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी ट्राई करो, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सब पहले इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल कितना आ रहा है सबका। सर बताऊं क्या, हाँ हाँ बता दे यार। -10/3 जी कैप। हाँ करेक्ट है। इनिशियल मोमेंटम देखो कितना आएगा, इसका कितना आ जाएगा, m इंटू 10 आई कैप। उसका कितना आ जाएगा, उसका आ जाएगा m इंटू 10 माइनस आई कैप, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कहाँ है, पीछे की तरफ। और इस तीसरे वाले का कितना आ जाएगा, m इंटू 10 माइनस जे कैप, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। फिर आप लिखो फाइनल मोमेंटम। फाइनल मास तो 3m हो जाएगा, वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप दोनों को बराबर रखोगे तो -10m आई जे कैप इक्वल टू आ जाएगा 3mv। तो आपका m से m गया, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, -10/3 जे कैप। मतलब ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये इसका आंसर है। ओके, अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट फर्स्ट लो तो कुछ नहीं है,
सेकंड लॉ में आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ के साथ आपका कोलिजन आता है ना। थर्ड लॉ के साथ आपका क्या आता है? कोलिजन। लेकिन अभी मैं कोलिजन नहीं कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास अपनी है फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की शीट में तुम्हें भेज दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें इसकी शीट भेज दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करके सबमिट करनी है, ठीक है। यस, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो पूछ लो। हाँ हाँ, ये वीडियो में भेज दूंगा, ये वीडियो मैं सबको भेज रहा हूँ। ये वीडियो ने रिकॉर्ड कर लिया है, करेक्ट, रिकॉर्डेड है। मैं ये अपलोड करके तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलो ओके यार।